गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलस्ट्रेशन 77 स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन 77 मेरी बुक में 3.98 पेज नंबर पे है और क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको गिवन है ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड प्रॉफिट इज डिवाइडेड एज फॉलो 1/2 टू ए, 1/3 टू बी एंड 1/6 कैरी टू रिजर्व। तो आप देखना ध्यान से क्वेश्चन कैसे है। ये हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 77, इलस्ट्रेशन 77। आप देखना ध्यान से कैसे करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 77। तो आपको पता है सबसे पहले हम इसमें बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद होती है हमारी बैलेंस शीट। तो देखो हम यहाँ पे बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद आता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर्स है इसके अंदर? ए एंड बी। तो हम यहां पर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए एंड बी, ए एंड बी। ये कॉलम हो जाता है आपका यहां पर पर्टिकुलर्स का, यहां पर भी पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स के बाद होती है आपके पास यहां पर बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं स्टार्टिंग से। अगर कहीं वॉइस में कहीं प्रॉब्लम हो, विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं आपके पास दोबारा से वीडियो भी इसका सेंड करूंगा, तो आप परेशान ना होना। अगर आपको वॉइस क्लैरिटी है तो आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ, आपको कहता है प्रॉफिट शेयर रेशियो कितनी है यहाँ पे 1/2 किसकी है यहाँ पर? ए की प्रॉफिट शेयर रेशियो कितनी है यहाँ पर 1/2। बी की प्रॉफिट शेयर रेशियो कितनी है यहाँ पर 1/3। ए की 1/2, बी की 1/3 और उसके बाद कहता है 1/6 इज ट्रांसफर टू रिजर्व। आप रिजर्व में कितना ट्रांसफर करते हो यहाँ पर 1/6। ठीक है, ए की प्रॉफिट शेयर रेशियो कितनी है 1/2, बी की कितनी है 1/3 और 1/6 हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो रिजर्व से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें यहाँ पर किसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए? हमको यहाँ पर पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए और ए और बी की प्रॉफिट शेयर रेशियो कितनी है 1/2 और 1/3। आपको पता है कि कोई भी रेशियो तब रेलिवेंट होती है जब उसका डिनोमिनेटर सेम हो। अगर उसके डिनोमिनेटर सेम हो गए तो रेशियो रेलिवेंट है, अदरवाइज रेशियो रेलिवेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपने डिनोमिनेटर सेम करना है। तो कैसे सेम किया जाए? आपको, मेरे पास कोई ऐसा डिजिट तो है नहीं जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड करूं तो 3 आ जाए, या कोई ऐसा डिजिट भी नहीं है जिसको 3 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो 2 बन जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड करो, तो आपके पास कितना आ जाएगा 3/6। ऐसे सेम वे में आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 2/6। तो सबसे पहले तो ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है यहाँ पे 3:2। हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या फाइंड करी कि ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है यहाँ पर 3:2। फिर दोबारा से रिजर्व से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है और ए और बी की रेशियो कितनी है 1/2 और 1/3। हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 1/2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया। सेम वे में 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो ए और बी की रेशियो कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पर 3:2। फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पे। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। कहता है सी को हमने एडमिट किया एज ए पार्टनर। किसको आपने एडमिट किया यहाँ पर? सी को। तो ए और बी पार्टनर थे, आपने यहाँ पर किसको एडमिट किया यहाँ पर? सी को। ए बी सी पार्टनर है यहाँ पे। कौन कौन से पार्टनर्स है यहाँ पे? ए बी एंड सी। तो हम यहाँ पे सी का कॉलम भी बनाएंगे यहाँ पे ए बी एंड सी। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको गिवन है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक जो है वो 10% से अंडर वैल्यूड है। अगर आपको क्वेश्चन में कहता है कि स्टॉक 10% से अंडर वैल्यूड है तो हम क्या करेंगे? स्टॉक को इंक्रीज करेंगे। अगर कहता है स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है तो हम स्टॉक को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। अगर आपने कोई एसेट कम करके शो किया है तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? एसेट को इंक्रीज करोगे। अगर आपने कोई एसेट बढ़ा के शो किया है तो आप क्या करोगे? एसेट को डिक्रीज करोगे। तो सबसे पहले आप स्टॉक को टिक कर लो। स्टॉक आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है यहाँ पर? 1,80,000, 1,80,000 रुपए का आपको यहाँ पर स्टॉक गिवन है और ये 10% से अंडर वैल्यूड है। 10% से अंडर वैल्यूड है, इट मींस आपने स्टॉक कितने परसेंट से शो किया है?
आपने यहाँ पर स्टॉक 90% से शो किया है। कितने परसेंट से शो किया है? 90% से। अगर आपने स्टॉक 10% कम वैल्यू से शो किया है तो ये 1,80,000 कितने परसेंट हुआ आपका? ये 1,80,000 है आपका यहाँ पर 90%। तो आप इक्वेशन लगाना, इफ 90% वैल्यू, अगर 90% वैल्यू 1,80,000 है तो 10% वैल्यू कितनी होगी? और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना अमाउंट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा? 20,000। तो इट मीन्स आपने स्टॉक को कितने से इंक्रीज करना है? आपने यहाँ पर स्टॉक को इंक्रीज करना है 20,000 से। कितने से इंक्रीज करोगे आप स्टॉक को? यहाँ पर 20,000 रुपीज से आप स्टॉक को इंक्रीज करोगे 20,000 से। तो जब आपकी एसेट इंक्रीज होगी तो क्या है? आपका प्रॉफिट। एक तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखना बाय स्टॉक करके आप यहाँ पे लिखना। कितने से लिखोगे? यहाँ पर 20,000, 20,000 से। और स्टॉक आपको पहले क्वेश्चन में कितने का गिवन था? आपको यहाँ पे स्टॉक आपको गिवन था 1,80,000 का। अब आप 1,80,000 में 20,000 प्लस करोगे तो आपके पास स्टॉक कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 लाख रुपीज का। तो आप यहाँ पे लिखो स्टॉक करके, आप यहाँ पे लिखो 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए का आपके पास क्या है यहाँ पर? स्टॉक। फर्स्ट एडजस्टमेंट कौन सी थी आपकी? स्टॉक 10% से अंडर वैल्यूड था। इट मींस मैंने इसको 90% पे शो किया है तो आपने 10% निकाल के स्टॉक की वैल्यू को क्या कर दिया? आपने इंक्रीज कर दिया, एक क्रेडिट में और दूसरा स्टॉक में आपने ऐड कर दिया। फिर आगे चलते हैं। कहता है डेप्रिसिएशन ऑफ ₹30,000 हैज बीन ओमिटेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कहता है प्लांट एंड मशीनरी पर हम 30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाना भूलिए। देखो अगर आप एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे तो आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या होती है? डाउन होती है, डिक्रीज होती है। और अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये लॉस का पार्ट है, ये प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। फिर दोबारा से, जब भी आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये किसका पार्ट है? आपका लॉस का। आपने 20,000 पे डेप्रिसिएशन लगाना है मशीनरी पर, तो मशीनरी को आप टिक कर लो। तो आप एक तो यहाँ पे लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी करके एक तो आप यहाँ पे लिखो 20,000 पे। और जब आप मशीनरी में से 20,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आपके पास मशीनरी कितनी की आ जाएगी? यहाँ पर 1,30,000 रुपीज की, 1,30,000 की मशीनरी आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। आप यहाँ पे लिखो मशीनरी करके, आप यहाँ पे लिखो, कितने से लिखोगे आप यहाँ पे? 1,30,000 पे, 1,30,000 से आपकी मशीनरी जो है वो 20,000 से क्या होगी? आपकी रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी आपकी मशीनरी। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कहता है क्रेडिटर्स इंक्लूड ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹50,000। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 77 है, ध्यान से अपनी बुक में देख लेना, जिसमें आपको क्वेश्चन में गिवन है ए और बी पार्टनर है, 1/2 और 1/3 में शेयर करते हैं और रिजर्व में 1/6 ट्रांसफर करते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है जो न्यू एडिशन की बुक है उसमें इलस्ट्रेशन आगे पीछे हो, तो आप ये फाइंड कर लेना भी कौन सा क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो आपको कहता है क्रेडिटर्स इंक्लूड ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹50,000। क्रेडिटर्स के अंदर 50,000 रुपीज की लायबिलिटी इंक्लूड है विच हैज बीन डिसाइडेड बाय कोर्ट एट ₹43,000। जो कोर्ट ने कितने में डिसाइड की? 43,000 में। यानी आपकी जो क्रेडिटर्स 1,60,000 रुपीज की है, आपके पास जो 1,60,000 रुपए की क्रेडिटर्स है, 1,60,000 रुपीज के क्रेडिटर्स में कोई आपकी लाइबिलिटी है 50,000 रुपए की, लेकिन 50,000 के बदले में अब आपको कितना पे करना है? आपको 50,000 रुपीज के बदले में आपको 43,000 रुपीज पे करने हैं। यानी 7,000 से आपकी लाइबिलिटी कम होगी ना। देखो आपको 50,000 रुपीज के बदले में कितना पे करना है? आपको 43,000। फिर दोबारा से कहते हैं ये जो 1,60,000 रुपए की क्रेडिटर्स है ना, इसके अंदर 50,000 रुपए की कोई लाइबिलिटी इंक्लूड है और उस लाइबिलिटी के लिए अब आपने 50,000 पे नहीं करने, आपने कितने पे करने हैं? 43,000। यानी 50,000 रुपीज की लाइबिलिटी कितने में कन्वर्ट होगी? आपकी 43,000 में। 7,000 रुपीज से क्या हुआ? आपकी लाइबिलिटी कम होगी। तो आप 7,000 रुपए से क्या करोगे? क्रेडिटर्स को रिड्यूस कर देना। ठीक है, इसके अंदर जो 50,000 रुपए के क्रेडिटर थे उसके लिए आपने 43,000 रुपीज पे करने हैं। 50,000 के लिए कितने पे करने हैं? 43,000। यानी ओवरऑल आप पे क्रेडिटर्स कितने से कम हो गए? 7,000 से। और जब भी लाइबिलिटी कम होती है तो किसका पार्ट होता है? लाइबिलिटी कम होना प्रॉफिट का पार्ट है। किसका पार्ट है? प्रॉफिट का। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप यहाँ पे लिखना बाय क्रेडिटर्स करके, बाय क्रेडिटर्स करके एक तो आप यहाँ पे लिखो 7,000 और अब आपके क्रेडिटर्स कितने हैं? यहाँ पे 160 में से आपके क्रेडिटर्स 7,000 रुपीज से रिड्यूस हो गए ना, तो आपके क्रेडिटर्स कितने हैं? यहाँ पे 1,53,000। आप यहाँ पे लिखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने से लिखोगे आप यहाँ पे? 1,53,000 से। फिर दोबारा से क्रेडिटर्स के अंदर कोई 50,000 रुपीज की लाइबिलिटी थी, जिस 50,000 के लिए अब आपको कितना अमाउंट पे करना है? 43,000।
यानी 50,000 की लाइबिलिटी 43 में कन्वर्ट होगी। यानी ये कह दो कि ओवरऑल क्रेडिटर्स कितने से कम होगी आपकी 7,000 से। लाइबिलिटी का कम होना किसका पार्ट होता है आपका प्रॉफिट का। तो एक तो आपने यहाँ पे लिखा और अब आपके पास नेट जो लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स की कितनी है 1,53,000। फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पे फोर्थ एडजस्टमेंट आपकी कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर द फ्लोइंग डेट्स प्रूव्ड बैड एंड डाउटफुल। ठीक है, तो फर्स्ट इसके अंदर गिवन है ₹15,000 ड्यू फ्रॉम राम बैड टू फुल एक्सटेंट। कहता है डेटर्स के अंदर ना 15,000 रुपए हमने राम से लेने थे, 15,000 रुपीज आपने किससे लेने थे राम से। और कहता है वो तो सारे के सारे क्या हो गया आपके बैड डेट्स हो गए, सारे पैसे क्या हो गए आपके 15,000 रुपए आपके डूब गए। यानी एक तो 15,000 रुपए डूब गए। तो इसके बाद कहता है 20,000 किससे लेने थे आपने, ये तो लेने थे राम से। और शाम से आपने कितने पैसे लेने थे यहाँ पर 20,000, 20,000 रुपए मुझे लेने थे शाम से। और शाम के बारे में कहता है कि शाम इंसॉल्वेंट हो गया एंड एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 40%, और वो सिर्फ 40% अमाउंट जो है शाम जो है वो पे कर सकेगा। शाम जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया और सिर्फ 40% अमाउंट जो है वो पे कर सकेगा। यानी कि शाम जो है इंसॉल्वेंट है एंड एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 40% अमाउंट, सिर्फ 8,000 रुपए का अमाउंट आपको पे कर सकेगा। अब सबसे पहले देखो आपको क्वेश्चन में डेटर्स गिवन कितने हैं। आपको क्वेश्चन में डेटर्स गिवन है यहाँ पर 2,20,000 के, 2,20,000 रुपए के डेटर्स आपको गिवन है। तो आप यहाँ पे लिखो डेटर्स, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखो डेटर्स कितने गिवन है आपके पास, यहाँ पे 2,20,000 रुपए की डेटर्स है। अब 2,20,000 के डेटर्स में सबसे पहले क्या कहता है राम से हमें 15,000 रुपए लेने थे और राम ने वो पैसे देने से साफ मना कर दिया। यानी क्या हो गया आपके बैड डेट्स, क्या हो गया आपके बैड डेट्स। देखो जो डेटर्स पर जो एडजस्टमेंट होती है ना वो बीपीडी की सीक्वेंस में होती है, बी पी और डी। बी का मतलब होता है बैड डेट्स, पी का मतलब होता है प्रोविजन, डी का मतलब होता है डिस्काउंट। पहले हम डेटर्स पर बैड डेट्स की एडजस्टमेंट करते हैं, फिर हम डेटर्स पर प्रोविजन की एडजस्टमेंट करते हैं और फिर हम डेटर्स पर डिस्काउंट की एडजस्टमेंट करते हैं। तो आपने राम से 15,000 रुपए लेने थे जो कि क्या हो गया आपके बैड डेट्स हो गए, पूरे के पूरे पैसे आपके डूब गए। पहले तो 15,000 रुपए क्या हो गया आपके पूरे खत्म हो गए। तो आप यहाँ पे बैड डेट्स माइनस कर दो, कितने आपके बैड डेट्स यहाँ पर 15,000। अब आपके पास कितने डेटर्स बचे आपके पास 220 में से आप 15,000 माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 2,05,000, 2,05,000 रुपए के डेटर्स आपके बच गए। और शाम के बारे में क्या कहता है शाम से हमें 20,000 रुपए लेने थे और वो सिर्फ 40% अमाउंट ही पे कर सकेगा। शाम से आपने 20,000 रुपए लेने थे और एक्सपेक्टेड है कितना अमाउंट पे कर सकेगा, सिर्फ 40%। यानी हो सकता है कि वो 60% अमाउंट पे ना करे। देखो बैड डेट्स और प्रोविजन में क्या डिफरेंस है। बैड डेट्स तो बेसिकली उस अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है जो डेटर्स ने आपको देने से क्लियरली मना कर दिया है। यानी जिस अमाउंट के बारे में आपको क्लियर इंफॉर्मेशन मिल गई है कि वो अमाउंट आपको नहीं मिलेगा, डेटर्स ने क्लियरली देने से मना कर दिया है, वो तो है आपके डेटर्स। जैसे राम ने 15,000 रुपए देने से आपको मना कर दिया, तो ये तो हो गया आपके बैड डेट्स। और प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन वो अमाउंट है जो अभी डेटर्स ने हमें देने से मना नहीं किया है लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन है कि अमाउंट डूब जाएगा। ठीक है, प्रोविजन कौन सा अमाउंट होता है जिसके चांसेस है बैड डेट्स होने के, डेटर्स ने भी देने से मना नहीं किया लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन है ये अमाउंट डूब जाएगा, ये अमाउंट आपको रिकवर नहीं होएगा। तो शाम से आपने 20,000 लेने थे ना और हम ये एक्सपेक्टेड है कि शाम से 40% ही पे करेगा। शाम ने अभी 60% अमाउंट पे करने से मना नहीं किया लेकिन हमें एक्सपेक्टेड है, क्लियर है कि वो इंसॉल्वेंट हो चुका, हम ज्यादा से ज्यादा से 40% अमाउंट ही रिकवर कर सकते हैं। यानी 60% के चांसेस है कि हमारा अमाउंट डूब जाएगा। तो 20,000 का 60% कितना हुआ आपका 12,000। तो 12,000 रुपीज क्या होगा आपका प्रोविजन। तो आप यहाँ पे प्रोविजन माइनस कर रहे हैं डेटर्स के ऊपर, कितने आपके पास 12,000 रुपए आप माइनस करोगे, आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,83,000। और बैड डेट्स और प्रोविजन दोनों ही क्या होते हैं आपके लॉस होते हैं, दोनों ही नुकसान है क्योंकि दोनों की वैल्यू से डेटर्स क्या हो रहे हैं आपके यहाँ पर कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो आप इन दोनों वैल्यूज को कहाँ शो करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। एक तो आप यहाँ पे लिखो 2 बैड डेट्स करके आप यहाँ पे लिखो कितना अमाउंट लिखोगे यहाँ पर 15,000। फिर आप यहाँ पे लिखो 2 प्रोविजन फॉर डेटर्स, 2 प्रोविजन फॉर डेटर्स कितने से लिखोगे आप यहाँ पर 12,000 रुपीज से। आगे भी आपको बात समझ। फिर दोबारा से राम से हमें 15,000 रुपीज लेने थे जो कि राम ने क्लियरली मना कर दिया, ये बैड डेट्स हो गए। शाम से 20,000 रुपीज आपको लेने हैं और शाम कहता है कि मैं सिर्फ 40% अमाउंट पे करूंगा, यानी 60% के चांसेस है कि वो अमाउंट हमारा डूब जाएगा।
तो आप 68% अमाउंट निकाल के 20,000 का 60% 12,000 आप इसमें से माइनस कर देना। और ये बेडर्स और प्रोविजन दोनों ही के आपके लॉस है। दोनों को आप कहां पे शो करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। कहां पे शो करोगे आप दोनों को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। फिर आगे चलते हैं हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे कहता है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000, हाउएवर सी इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यानी कि कहता है फर्म की गुडविल कितने से वैल्यूड है? 60,000 से, और सी अपना शेयर गुडविल का कैश में लेकर नहीं आ रहा। तो ये कौन सी एंट्रीज बनी? जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आता, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं आता, और जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आता तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या बनती है? देखो आपकी एंट्री बनती है AB टू गुडविल, फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और फिर एंट्री क्या बनती है? तीन ही एंट्री बनती है जब कैश में लेके आता, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये तीन एंट्री बनती है ना। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या फर्स्ट एंट्री बनेगी। आप क्वेश्चन में बैलेंस शीट को ध्यान से एनालाइज करो और देख के बताओ कि क्या क्वेश्चन के अंदर कोई ओल्ड गुडविल गिवन है बैलेंस शीट के अंदर। मुझे यहाँ पर बैलेंस शीट में कहीं भी ओल्ड गुडविल जो है नजर नहीं आ रही। तो फर्स्ट एंट्री आपकी खत्म। उसके बाद सेकंड एंट्री बनती है बैंक टू सीज कैपिटल। तो सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन में आपको बैंक का बैलेंस कितना गिवन है। बैंक आपको 20,000 रुपए गिवन है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैंक, बैंक आप यहाँ पे लिखो 20,000। जैसे से बैंक में अमाउंट आएगा बैंक में प्लस करते चले जाना, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ठीक है। बैंक आप यहाँ पे 20,000 रुपए लिख, जब एंट्री की आपकी बैंक टू सीज कैपिटल। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपका प्रोपोर्शनेट कैपिटल से रिलेटेड है। मुझे नहीं पता सी कितनी कैपिटल लेके आएगा, लेकिन हम उसकी एंट्री अभी बना देंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं बाय, आप यहाँ पे लिखो बाय बैंक करके, बाय बैंक करके आप यहाँ पे लिखोगे। एक मिनट, हाँ, आप यहाँ पे लिखो बाय बैंक करके, आप यहाँ पे लिखो सी में, बाय बैंक करके आप सी में यहाँ पे रेक्टेंगुलर बना दो, कॉलम बना दो बाय बैंक करके सी में। जैसे ही मेरे पास अमाउंट आएगा मैं यहाँ पर शो कर दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। इस क्वेश्चन में हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड करनी है, और प्रोपोर्शनेट कैपिटल मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जैसे अमाउंट आएगा यहाँ पर पुट कर दूंगा और बैंक में ऐड कर दूंगा। फिर आपकी एंट्री क्या बनती है? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, सीज करंट अकाउंट ए टू बी। तो इस एंट्री की पोस्टिंग कहां पर होती है? क्रेडिट साइड में। आप यहाँ पे लिखो बाय सीज करंट अकाउंट। अब हम देखते हैं कि सी का शेयर है कितना। देखो एक मिनट, एक मिनट रुको। अब हम देखते हैं यहाँ पे सी का शेयर गिवन कितना है आपके पास, सीज करंट अकाउंट टू ए टू बी करके। देखो आपको फर्म की गुडविल वैल्यूड कितने से गिवन है आपको यहाँ पे? 60,000 से। कितनी गुडविल गिवन है आपको यहाँ पर? 60,000 रुपीज की। 60,000 रुपए की गुडविल आपको गिवन है, ठीक है। और सी का शेयर बनता कितना है आपका? आपने सी को कितने शेयर के लिए एडमिट किया यहाँ पे? देखो लिखा है ना, सी इज गिवन 1/5 शेयर। सी को आपने कितने के लिए एडमिट किया यहाँ पे? 1/5 के लिए। सी को हम कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं? 1/5 शेयर के लिए। और वो अपना शेयर जो है वो ए और बी से इक्वली एक्वायर कर रहा है। कैसे एक्वायर कर रहा है? इक्वली एक्वायर कर रहा है वो अपना शेयर। तो एंट्री बनेगी सी इज करंट अकाउंट टू ए टू बी। अब आपके पास फर्म की गुडविल गिवन कितनी है आपके पास? 60,000 पे। 60,000 रुपीज में सी को आपने 1/5 के लिए एडमिट किया, तो सी का शेयर बनता कितना आपके पास यहाँ पर? 12,000। और सी का शेयर 12,000 रुपीज बनता है, और सी अपना शेयर जो है वो ए और बी से इक्वली एक्वायर कर रहा है। तो आप इसको क्या करना? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देना। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है यहाँ पर? इक्वल है। कितनी है? इक्वल, 1:1। तो 12,000 रुपए को आप ए और बी में डिवाइड कर दो, 6,000 और 6,000। अब इस एंट्री की पोस्टिंग कैसे होगी? 6,000 रुपए आप लिखना ए में, 6,000 रुपए आप लिखना बी में, और यहाँ पर भी लिखना बैलेंस शीट के एसेट साइड में सीज करंट अकाउंट। कितने से आप लिखोगे यहाँ पर? 12,000 से। फिर दोबारा से एंट्री बनी सीज करंट अकाउंट टू ए टू बी। गुडविल वैल्यूड कितने से है? 60,000 से। 60,000 में सी का शेयर कितना है? 12,000 पे। 12,000 पे आपने यहाँ पे लिखा, और आपने इसको ए और बी के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। सी अपना शेयर जो है ए और बी से इक्वली ले रहा है, तो कौन सी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हुई आपकी? इक्वल। तो आपने इसको इक्वली डिवाइड कर दिया। फिर हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बाकी आइटम्स देखते हैं क्या क्या गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्रेडिटर्स गिवन है।
सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्राइटर्स गिवन है, क्राइटर्स मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। फिर क्राइटर्स के बाद आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर? यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके पास है यहाँ पर 12,000 रुपीज के, 12,000 रुपीज आप यहाँ पर पुट कर दो। उसके बाद आपको रिजर्व गिवन है। रिजर्व को क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। कितना रिजर्व गिवन आपको क्वेश्चन के अंदर? यहाँ पे 90,000। 90,000 को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में 3:2 में क्या कर दोगे आप यहाँ पर डिवाइड कर दोगे, तो आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे 54,000 और फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 36,000 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर रिजर्व के बाद आपको कैपिटल के बैलेंस गिवन है, आप यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस बीडी करके। कितनी कैपिटल गिवन है? 3,18,000 और उसके बाद कितनी गिवन है आपके पास यहाँ पर 2 लाख रुपीज की आपको यहाँ पर कैपिटल गिवन है आपको यहाँ पे। कैपिटल के बाद कैश एट बैंक लिख दिया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया आपका, मशीनरी होगी, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी होगी, बिल्डिंग हो गया आपका। बिल्डिंग कितनी गिवन है? बिल्डिंग बिल्डिंग गिवन है आपको 2 लाख रुपीज की, तो आप बिल्डिंग जो 2 लाख रुपीज की है वो आप यहाँ पर एज इट इज पुट कर दो। 2 लाख रुपीज की बिल्डिंग आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है। 2 लाख रुपीज की बिल्डिंग के बाद फिर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये आपका लॉस होता है, डेबिट साइड में शो करते हैं ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। कितना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर? 10,000। 10,000 को आप 3:2 में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ₹10,000 को हम क्या करेंगे यहाँ पर 3:2 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपको 10,000 का गिवन है, तो आप इसको 3:2 में डिवाइड कर दो। यहाँ पर आपके पास 6,000 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4,000। तो इस तरह से मुझे क्वेश्चन में जितनी भी वैल्यूज गिवन थी मैंने सारी पुट कर दी। अब मुझे बैलेंसिंग करनी है और ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है, तो हम बैलेंसिंग करते हैं। आप देखना यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 57,000, यहाँ पर भी कितना आएगा? 57,000। 57,000 में से आप 27,000 माइनस करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी? यहाँ पर 30,000। यहाँ पे आप लिखो बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट और यहाँ पर 20 कैपिटल अकाउंट। 30,000 रुपए को आप 3:2 में डिवाइड कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे 12,000 और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा? 18,000। और ये लॉस यहाँ से आपके पास कहां पर आ जाएगा? यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन करके कितना आपके पास आ जाएगा? 18,000 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12,000। फिर हम इसकी टोटलिंग करते हैं। अब सबने प्रोपोर्शनल कैपिटल निकालनी है, आप इसका टोटल करोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 3,78,000। ऐसे आपके पास इधर वैल्यू आ जाएगी 2,42,000 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। और इधर आपके पास सीडी बैलेंस निकाल लो, टू बैलेंस सीडी करके। जब आप 378 में से इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पर 3,54,000 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे 242 में से 20 माइनस करोगे कितना आपके पास यहाँ पर आ जाएगा? 2,26,000 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे आप टोटल यहाँ पे टोटल हो जाएगी वैल्यू कितना? 3,78,000 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 2,42,000। अब एक चीज रहेगी जो कि क्या आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड करनी है। आपने न्यू पार्टनर को कितने शेयर के लिए एडमिट किया? यहाँ पे 1/5 के लिए। कितने शेयर के लिए एडमिट किया? यहाँ पे 1/5 शेयर के लिए। अगर न्यू पार्टनर का शेयर आपका 1/5 है तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर कितना होगा आपका? एक मिनट, अगर आपका न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? यहाँ पे 1/5 न्यू पार्टनर का शेयर है, तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर कितना होगा आपके पास? 1 में से 1/5 माइनस करोगे कितना आएगा? 4/5। तो आप इक्वेशन लगाओ कि अगर 4/5 शेयर के लिए कैपिटल कितनी है? 3,54,000 और 2,26,000। आप इन दोनों का टोटल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 5,80,000। कितना आ जाएगा? 5,80,000। 4/5 शेयर के लिए कैपिटल है 5,80,000, तो 1/5 शेयर के लिए कैपिटल कितनी होगी? आप यहाँ पर 5,80,000 लिखो, इसका आप रेसिप्रोकल कर दो 5/4 और यहाँ पर आ जाएगा 1/5। आप इसको सोल्व करोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 1,45,000। फिर दोबारा से नया पार्टनर 1/5 ले आया तो इट मींस रिमेनिंग पार्टनर का शेयर कितना है? 4/5। आपने इन दोनों को प्लस कर दिया तो आपने इक्वेशन लगाई यहाँ पे कि अगर 4/5 शेयर के लिए कैपिटल इतनी है तो 1/5 शेयर के लिए कैपिटल कितनी होगी? 1,45,000।
तो आप 1,45,000 एक आप यहाँ पर पुट करो, एक आप 1,45,000 रुपीज आप यहाँ पर पुट करो, और यहाँ पर सीडी बैलेंस भी कितना आ जाएगा 1,45,000, और यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे 1,45,000। साथ में 1,45,000 को आपने क्या करना है, बैंक में आपने ऐड भी कर देना है 1,45,000, ठीक है ना। तो अब आपके पास बैंक में बैलेंस कितना है, आपके पास यहाँ पर आएगा 1,45,000 प्लस 20 करके आपके पास कितना आएगा 1,65,000 आपके पास यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। और ये तीनों की कैपिटल है, ए बी और सी की। ए की कैपिटल 3,54,000, बी की कैपिटल 2,26,000, सी की कैपिटल 1,45,000, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 77 थी, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था आपका, फिर दोबारा से नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है, तो इट मींस रिमेनिंग पार्टनर का शेयर कितना हुआ 4/5। आपने इन दोनों को प्लस किया ए और बी की कैपिटल के बैलेंस को, कि अगर 4/5 शेयर के लिए कैपिटल इतनी है तो 1/5 शेयर के लिए कैपिटल कितनी होगी, कितना आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1,45,000। बस जब आपके पास 1,45,000 की वैल्यू आई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, एक तो आपने यहाँ पर पुट किया, एक आपने बैंक इंक्रीज कर दिया, एक आपके पास यहाँ पर सीडी वैल्यू आ गई 1,45,000 की, और यहाँ पर आपके तीनों की क्या आ गया यहाँ पे सीडी बैलेंस, ठीक है। और अब जब आप इन तीनों सीडी बैलेंस को आप प्लस कर दोगे और बैलेंस शीट का टोटल आपका मैच कर जाएगा, तो इट मींस आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है। कोई बच्चा लेफ्ट ना करे अभी। एक मिनट लेफ्ट नहीं करना। तो उम्मीद है आपको आज का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप सबको। आपने इसके साथ के बैक क्वेश्चन